मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया है इन्होंने, वो आज सारे मौजूद होंगे यार, आप उनको देखेंगे, साबिर जफर को सुनेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ महविश तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर बात करनी है, लेकिन कल कराची में एक तारीख रकम हुई। कराची में कल 3 साल में पहला मनसूबा मुकम्मल हो गया। ग्रीन लाइन बस मनसूबे का आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इफ्तिताह कर दिया गया। ये मनसूबा मुस्लिम लीग नून के दौर में इसका संग बुनियाद रखा गया था और मुस्लिम लीग नून ये दावा करती है कि उनके दौर में 90% तो काम हो चुका था, सिर्फ 10% काम रह गया था और वो करके इन्होंने अपने नाम की तख्ती उसके ऊपर लगा दी है। और एक दिन पहले उन्होंने नुमाइशी तौर पर इसका इफ्तिताह भी कर दिया था, जिसमें एहसन इकबाल साहब जख्मी भी हुए थे। और लेकिन कल वज़ीर आज़म इमरान खान कराची आए चंद घंटों के लिए और उन्होंने बाकायदा तौर पर इस मनसूबे का इफ्तिताह किया। और आज वज़ीर आज़म इमरान खान मियांवाली गए, वहाँ पर भी उन्होंने मुख्तलिफ जो मनसूबे हैं उनका संग बुनियाद रखा और साथ साथ उन्होंने एक दफ़ा फिर से ये वाज़े कर दिया कि मुल्क का पैसा चोरी करने वालों के अलावा हर एक से बात हो सकती है। प्रोग्राम में आज हम इन तमाम टॉपिक्स पर बात करेंगे, लेकिन पहले सिंध असम्बली की बात कर लेते हैं, जहां पर बल्दियाती तरमीमी बिल दोबारा से मंजूर करा लिया गया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बिल 2021 पेश किया गया। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने यह पेश किया था और उन्होंने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इसलिए बनाया गया क्योंकि DMCs दुरुस्त परफॉर्म नहीं कर रहे थे। इसमें मुंतखब नुमाइंदों का रोल होना चाहिए। पहले चीफ मिनिस्टर और फिर वज़ीर बल्दियात चेयरमैन थे और अब मेयर इसका चेयरमैन होगा। उन्होंने कहा कि यह मुतालिबा था जो अपोजिशन ने किया था और वो अब मान लिया गया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं और बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर अपोजिशन एहतजाज कर रही है। लगाई साहब, सिंध असम्बली ने बल्दियाती तरमीमी बिल एक बार फिर से मंजूर कर लिया। अपोजिशन ने शदीद हालांकि मुखालफत की थी उसके बावजूद, और अभी भी अपोजिशन कह रही है कि हम इस मामले को उठाएंगे। अपोजिशन को मसला क्या है? अपोजिशन का मसला ये है कि परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार क्यों नहीं टेक ओवर किया हुआ है और परवेज़ मुशर्रफ का दौर क्यों नहीं आया है। परवेज़ मुशर्रफ ने एक बल्दियाती निज़ाम जो सुपरफिशियल था, जो सूबों को क्रॉस करके ऊपर डायरेक्ट मरकज़ में कंट्रोल में चला गया था और वज़ीर आज़म के अपने कंट्रोल में चला गया था, वो निज़ाम दोबारा लाना चाहते हैं। अच्छा। तमाम महकमे सूबों से लेकर वो शहरों की हुकूमतों के हवाले कर दिए गए थे और सूबों को निकाल दिया गया था। जो थर्ड टियर में सेकंड टियर को निकाल दिया गया था। अब पीपल्स पार्टी ने सेकंड टियर के साथ साथ थर्ड टियर को भी मजबूत करने की कोशिश की है और जो ज़ियाउल हक के ज़माने में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को अलग करके KMC से निकाल दिया गया था, वो वापस किया गया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की सरबराही जो है वो मेयर को दी गई है। अब मेयर, ये ज़रूरी नहीं है कि पीपल्स पार्टी का मेयर आ रहा है, मेयर MQM का भी आ सकता है, मेयर PTI का भी आ सकता है, मेयर जमात इस्लामी का भी आ सकता है। और मैं आपको पेशगी बता देता हूँ कि मुस्तकबिल में ये सारी जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी। अच्छा। और ये जो हैं एक मुत्तहदा महाज बनाएंगी और ये मौजूदा जो हुकूमत है, सूबाई हुकूमत, इसके ख़िलाफ़ और कहेंगे कि हम इनका मेयर नहीं आने देंगे, तो इनको आपस में मिलना पड़ेगा। ये एक दूसरे के मेयर जो है ये नहीं देखेंगे किसका आ रहा है, लेकिन ये देखेंगे कि मेयर इनका नहीं आना चाहिए जो मौजूदा हुकूमत है। खैर, वो अपना जो भी करें, लेकिन इस वक्त तो इन्हेंस किया है पावर्स को। वो ये चाह रहे हैं कि जो जनरल मुशर्रफ ने किया था कि उस पूरे निज़ाम को रिवाइव किया जाए और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट किस्म की चीज़ें बनाई जाएं। अच्छा। और सूबे का रोल निकाल दिया जाए। तमाम महकमों से वो सेक्रेटरीज घर में बैठकर मक्खियाँ मारें और EDOs वापस लाए जाएं और वो बैठकर जो है सारे का सारा काम संभालें और सारी हुकूमत जो है वो बैठकर चलाएं। जो शहर की सारे सूबे के इंतज़ाम जो हैं वो सूबे के हवाले शहर के हवाले किए जाएँ। तो मेरे ख्याल में ये उनकी बहुत ही ज़्यादा वो नहीं है, ट्रेडिशन नहीं है, पूरे बरसग़ीर में ऐसा नहीं है। और यूरोपीय ममालिक में जहाँ होता है उनके तजर्बात इन्होंने नहीं देखे हैं और ना उनकी कामयाबियाँ नाकामियों की तरफ उन्होंने देखा है और ना उस प्रोसेस को देखा है कि कितना अरसे तक चलता रहा है। और ये अगर आज यहाँ पर होते और तो ये अपना स्टैंड ये रखते, अगर किसी और जगह पर होते तो वो हुकूमत के ये जो बेशतर मतलबात वो पीपल्स पार्टी ने माने हैं, ख़ास तौर पर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का और ख़ास तौर पर ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो इनके थे वो उनने मान कर किए।
अब ये तो नहीं हो सकता है ना कि सूबाई हुकूमत को उठाकर वो शहरी हुकूमतों के हवाले कर दिया। सही, ठीक है। अच्छा लगाई साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज मियांवाली गए थे और उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे मंसूबों का संगे बुनियाद से खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि 3 से 4 माह में जब दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतें कम हो जाएंगी तो फिर पाकिस्तान में भी कम हो जाएगी। और एक बार फिर उन्होंने वही बात की है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अभी भी महंगाई बहुत कम है बाकी ममालिक की निस्बत। दुनिया में और क्या कम होगी तेल की कीमतें? पहली बात तो ये है, दुनिया में तो कीमतें 70 तक चली गई हैं और माजी में $134 तक गई थी, इससे दुगना। ये जो इस वक्त कीमतें हैं आलमी मार्केट की, इससे दुगनी पर चली गई थी और पिछली दोनों हुकूमतों के दौरान में 105 तक गया था पेट्रोल की कीमतें और उसके आगे नहीं गई थी। आज ये 100, अब तो 150 के करीब वैसे ही हो गया है और कीमत उसकी इतनी है, मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया है इन्होंने। और अब अपने आप को मासूम साबित करने के लिए, वो मीर का एक शेर था कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने। वज़ीर आज़म को ही पता नहीं है मुल्क में महंगाई है। नहीं, वो कह रहे हैं कि सबसे सस्ता मुल्क है पाकिस्तान। हाँ, मुल्क का दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क वज़ीर आज़म को नजर आता है। यानी आप किसी शख्स को बुला लें, चले मैं आपसे पूछता हूँ, आपको लगता है कि सस्ता है, चीज़ें सस्ती हुई? नहीं, मुझे नहीं लगता। और मुझे ये लगता है कि हालांकि मैं चाहती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आए, इनको इक़्तिदार मिले, लेकिन जब से हुकूमत आई है बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और अभी ऐसा लगता है जैसे आने वाले दिनों में और ज़्यादा महंगाई हो जाएगी। तो अब एक ऐसी हुकूमत का दावा कि दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है, भाई दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क इस रीजन का, ये हम जिस रीजन में बैठे हुए हैं इसमें बांग्लादेश बेहतर है, वहाँ महंगाई नहीं है। श्रीलंका ठीक है, सस्ता है। इंडिया में ऐसी महंगाई नहीं है और नेपाल में ऐसी महंगाई नहीं है, भूटान में ऐसी महंगाई नहीं है। आपने तो कयामत तोड़ दी है, अजाब डाल दिया लोगों के ऊपर। और फिर भी ये भी यानी लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय ये नमक पाशी करते हैं और कहते हैं कि दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है। लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं 50,000 से कम आमदनी वाले जो लोग हैं उनको राशन कार्ड दिया जाएगा, उनमें दूध और शहद की नदियां बहाई जाएंगी और उनके लिए राशन घर पहुंचाया जाएगा और उनके तमाम चीज़ें 50,000 रुपये में ये घर चला कर बताएं, ये 50,000 से कम के लिए करें, 51,000 रुपये में ये घर चला कर बताएं, 5 बच्चों की फीस दें, 5 बच्चों को खाना खिलाएं, 5 बच्चों का जो है उनकी रहन सहन का बंदोबस्त करें, 5 बच्चों के लिए वो लोग ये जाकर उनके मकान का बंदोबस्त करें जिसमें 5 बच्चे भी साथ रह सकें मियाँ बीवी के साथ। ये करके बताएं 50,000 रुपये में। और किसी भी शहर में जोड़ दें कि कराची ज़ाहिर है लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा है, कीमतें ज़्यादा हैं, लाहौर ज़्यादा है, पेशावर ज़्यादा है, ये जाएँ किसी गाँव में किसी शख्स के हाथ में 50,000 रुपये रखें कि जनाब घर चला कर बताओ। जो किराए पर भी नहीं रहता वो भी नहीं चला सकता है भाई, ये घर इस इतने पैसे में कौन चला सकता है? लेकिन हेल्थ कार्ड भी तो दे रहे हैं, कह रहे हैं पंजाब में हेल्थ कार्ड एक और अजाब है। हेल्थ कार्ड ये कह रहा है कि आप आकर कीमत हुकूमत अदा करेगी इतने लाख तक 10 लाख अगर आपका इलाज होता है। लेकिन जो सरकारी अस्पताल हैं, सरकारी जो अस्पताल हैं उनमें आपको पे करना पड़ेगा, कार्ड के थ्रू पे करें, लेकिन आपको पे करना पड़ेगा। आपको दवाएं अपने पैसे से खरीदनी है। इसका इतना बड़ा अजाब है कि ये आपको, और फिर कल ये जिन आलमी कुव्वतों की सिफारिश पर हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं वो कल कहेंगे कि जनाब ये सहूलतें वापस लें, कार्ड उठाकर एक तरफ फेंकें और ये जो सरकारी अस्पताल हैं इनको प्राइवेट करें और लोगों को कहेंगे चलाएं अपना घर से जाकर लेकर आएँ। सिंध में सूरत हाल दूसरी है। आप यहाँ से उठें 1 किलोमीटर के फासले पर, यहाँ से 1 किलोमीटर के फासले पर एक पूरा यूनिट मौजूद है। अगर खुदा ना खास्ता किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसको फ़ौरन वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। बाकायदा एक बड़ी एम्बुलेंस खड़ी हुई है जिसके अंदर डॉक्टर समेत तमाम तबी अमला मौजूद है कि अगर किसी को कोई मुश्किल, और ये हर जगह पर खड़े हुए हैं। उनके पास पूरे खैबर पख्तूनख्वा में एक डॉक्टर है कार्डियो का, और कराची में जाल बिछा हुआ है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा कार्डियो का अस्पताल यहाँ है। सिंध के हर जिले में कार्डियो का अस्पताल मौजूद है। सिंध के हर जिले में डिसेबल बच्चों के लिए एक पूरा नेटवर्क बनाया गया है। अच्छा, कि अगर कोई बच्चा डिसेबल है, अगर किसी के माजूरी है, जहनी माजूरी है, जिस्मानी माजूरी है, उसको संभालने का पूरा सिस्टम इवाल्व किया गया है। ये है। आप कहते हैं कि जनाब वो तो ये तो खैर नाकारा लोग हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया है और ना मीडिया को बता पाते हैं ना किसी और। पीपल्स पार्टी तो एक नाहल पार्टी है,
जो कम से कम अपनी बातें भी नहीं बता सकती है। और ये जो ये नहीं बता सकते कि भाई तो आपके यहाँ पूरे सूबे के अंदर एक डॉक्टर क्यों है कार्डियो का, और जितना प्रेशर होता है, आप आकर कभी भी कार्डियो में चलकर देखें कि पंजाब से, ऐसा ही बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से पेशेंट्स कराची का रुख करते हैं। ऐसा ही और कराची जैसी सहूलतें सेवन में मौजूद हैं, लाड़काना में मौजूद हैं, सखर में मौजूद हैं, मीरपुर में मौजूद हैं, कराची सिंध भर के अजला में मौजूद हैं। इन्होंने ये तो नहीं किया है ना। और कहते हैं हम हेल्थ कार्ड दे रहे हैं। हेल्थ कार्ड क्या दे रहे हैं? हेल्थ कार्ड का मतलब है लोग पैसे दें। कल आप हेल्थ कार्ड विड्रॉ करेंगे और लोगों को आप कहेंगे कि अस्पताल में इलाज कराना है तो पैसे भरो। नहीं, ये बात सच है लगाई साहब कि पंजाब के जो हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, वहाँ का बहुत बुरा हाल है। पंजाब कार्डियोलॉजी का तो रिसेंटली हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अपने फादर को वहाँ पे लेके गए थे, वहाँ पर इतने मरीज़ थे और सिर्फ एक डॉक्टर। अब जाहिर है वो एक डॉक्टर किस किस पेशेंट को देखेगा, और पेशेंट जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं जिनको अटैक आया होता है उनको तो फौरी ज़रूरत होती है कि उनको ट्रीट किया जाए। भाई मैं ये बात किसी के ज़ाती चीज़ें नहीं बताने की होती हैं। आपके वालिद का हुआ, जाहिर है इस तरह से, और कोई ये यानी इसको कोई कंसीडर नहीं करता है कि आप किसी इदारे में काम करती हैं, क्या करती हैं, आपका किसी को ये कंसीडरेशन नहीं होती है। यहाँ सिंध में मेरी बहन का बाईपास हुआ है और जो खर्चा बाहर 16 लाख रुपए में होता है उससे 1 रुपया 1 पैसा नहीं लिया गया। यहाँ पर्ची के पैसे भी नहीं होते हैं, यानी ये नजर नहीं आता है। वहां पर पंजाब में जाए ना अस्पताल में, आपके पास कार्ड नहीं, फर्ज करें आप कार्ड नहीं बनवा सके तो जाए पैसे भरें ना, आप दवाइयों के पैसे भरें, जाए मेडिकल स्टोर से जाकर दवाएं। और इन्होंने बड़ी खिदमत अंजाम दे दी है। और ऐसा है, बहुत सारे लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस कराची में रहते हुए बड़ा अच्छा रहा है कार्डियोलॉजी का। चलें लगाई साहब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 3 साल में कराची का पहला मंसूबा मुकम्मल हुआ। ग्रीन लाइन का इफ्तिताह कर दिया गया है। बाकायदा तौर पर तो आवाम के लिए 25 दिसंबर को खोला जाएगा, लेकिन कल इफ्तिताह किया गया। लेकिन उससे पहले नून लीग ने इफ्तिताह कर दिया। वो कहते हैं कि ये हमारा मंसूबा है, हमने 90% काम मुकम्मल कर लिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि इसको हमने मुकम्मल किया है। वो क्रेडिट ले रहे हैं, ये भी क्रेडिट ले रहे हैं। क्रेडिट लेना इतना ज़रूरी क्यों हो गया दोनों जमातों के लिए? देखें, सुरजानी टाउन में जहाँ से ये चलता है ये रूट, और नुमाइश पर जहाँ ये टर्मिनेट हो रहा है, और वो अपना सदर के उस इलाके तक जहाँ पर ये टर्न करती हैं बसें, इस सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर साबका दौरे हुकूमत में बन चुका था। स्टेशन बन चुके थे जहाँ जहाँ भी स्टेशन है, लेकिन इस रूट को तो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं ना। हमें पता है कि जहाँ से बना हुआ है वो तो बना हुआ है ना, हमने अपनी आंखों से देखा है, बना हुआ था। आखिरी इसका काम रह गया था जो फिनिशिंग का काम था और जो खुदकार जीने लगाने का काम था, यह आखिरी काम बचा हुआ था। इसको बनाने में उससे ज़्यादा मुद्दत लगाई है इन्होंने जो उन्होंने इसको कंप्लीशन की मुद्दत तक लगाया था। 10% जो काम रह गया था उसको इनने 3.5 साल में और अपने दौरे मुद्दत में आकर इसको पूरा किया। अभी भी पूरा नहीं हुआ ना, बिल्कुल वो। और अभी भी ये 25 को करेंगे तो 25 के बाद इस ग्रीन लाइन पर होने वाले तमाशे जो हैं फिर दुनिया देखेगी कि क्या हो रहा है। जब ये इसी तरह से जैसे BRT पर लोग धक्के लगाते हैं, इसी तरह से धक्के लगा रहे होंगे तो पता चलेगा कि इन्होंने किस तरह के सिस्टम का इफ्तिताह किया। बस इनको जल्दी है कि हम इफ्तिताह करें ताकि लोगों तक मैसेज जाए कि मनसूबा हमने बनाया हो। भाई कराची शहर का एक एक बच्चा जानता है ये आपका मनसूबा नहीं है। जो उस रूट से गुजरते हैं उन्हें पता है ये आपका मनसूबा नहीं है। लगाई साहब जो भी मनसूबे पिछली हुकूमत और फिर इसके ऊपर आलमी रिपोर्टें आई हुई हैं कि घपले कितने किए गए, अपने अरबों रुपए के घपले हुए हैं इसके अंदर। स्पेन की फिल्म का नाम इस्तेमाल करके आपने घपले किए हैं। इतने बड़े घपले हुए हैं कि जब कभी नैब आज़ाद होगा तो फिर बताएगा कि कितने आपने घपले किए हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर, जिनके आपने सिर्फ कैंचियाँ काटी हैं और जिनके आपने फीते काटे हैं और जिनका आपने जो है वो इफ्तिताह किया है और उनकी आपने नकाब कुशाई की है। उनके पता चलेगा कि इसके अंदर आपने कितना चूना लगाया है मुल्क को। लेकिन अगर सिर्फ क्रेडिट लेने की बात की जाए तो लगाई साहब जितनी भी साबका हुकूमतों के दौर में जो मंसूबे शुरू किए होते हैं वो जिस दौर में कंप्लीट होते हैं उस दौर में जिसकी हुकूमत होती है क्रेडिट तो वही लेती है। लीग ने भी बहुत सारे क्रेडिट्स लिए होंगे। क्रेडिट कैसे होगा जिस बात को लोग ना जानते हों। यानी गुलाम मोहम्मद बैराज कहा गया, गुलाम मोहम्मद के मरने के बाद उसका इफ्तिताह हुआ, अब नाम गुलाम मोहम्मद का लगा हुआ है, लेकिन क्या मतलब यह है कि गुलाम मोहम्मद ने बनाया था जो गुड्डू बैराज है। भाई हमें एक एक चीज़ का पता है
कि इन्होंने प्रोजेक्ट्स रोके, इनने जो प्रोजेक्ट से उनको रोके, उनकी कीमत बढ़ाई, उसकी कीमत में खांचे लगाए, खांचों में माल कमाया और फिर उसके बाद कैंचियां लेकर पहुंच गया कि हमें इफ्तिताह करने आए। सही। अच्छा लगाई साहब, आपने जिक्र किया था सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का। नो डाउट सेहत के मामले में उन्होंने किया है काम, हॉस्पिटल बेहतर हैं सिंध में, लेकिन असद उमर साहब ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी 6 बार बरसर इक़्तिदार आई, उन्होंने तो एक मील कोई मोटरवे नहीं बनाई, किसी किस्म का कोई तरक्याती काम नहीं किया। तो ये तो वाकई ऐसा है, पीपल्स पार्टी ने कराची शहर की तामीर तरक्की के लिए तो कुछ नहीं किया। इस पार्टी के आने से पहले आप शारे फैसल पर सफ़र नहीं कर सकते थे। आप यूनिवर्सिटी रोड पर जब आगे यूनिवर्सिटी से आगे चलते तो ये रोड मरीर कैंट तक चलता ही नहीं था, इस पर गड्ढे पड़े हुए थे, गाड़ियां नहीं चल सकती थी। और बहुत से और शहराएँ हैं जो बिल्कुल तारिक रोड है, यहाँ पर और रोड बनाए गए, शहर के अंदर लिंक्स रोड्स बनाए गए, वो इनको नज़र नहीं आएंगे। अच्छा इसको छोड़ देते हैं हम, कराची में ज़ाहिर है इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। जाएँ मीरपुर खास का रोड देखें किस तरह से हैदराबाद से मीरपुर खास तक जा रहा है। जाएं जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिंध का टोटल 1910 और 1911 की बारिशों में और सैलाब में तबाह हो गया था। पानी दरियाए सिंध से 99 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चला गया था, डेरा अला यार तक चला गया था, यानी बलूचिस्तान तक चला गया था, और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहां पर बर्बाद हुआ था। वो रीबिल्ट हुआ है भाई। यहाँ पर भी ईस्ट दरियाए सिंध के मशरक़ी किनारे पर भी और मगरबी किनारे पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ट हुआ है, स्कूल रीबिल्ट हुए, हॉस्पिटल, सरकारी दफातर सबको रीबिल्ट हुआ है, नर्सरी नौ बना है, सड़कें दोबारा बनी है। तो इनको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इनको वहाँ जाना नहीं है, इनको वहाँ इलेक्शन नहीं लड़ना है, इनको पता ही नहीं है कि वो जगह कहाँ है, ये जानते नहीं है कि जुडो कहाँ है, ये जानते नहीं नौकोट कहाँ है, ये जानते नहीं डीपलो कहाँ है, ये जानते नहीं छाछरो कहाँ है, ये जानते नहीं है कि ये जगहें कहाँ पर हैं, नगर पारकर कहाँ है, ये जानते नहीं हैं। तो इनको पता भी नहीं है, इनको पता नहीं है गढ़ी खैरू कहाँ है, इनको पता ही नहीं है कि जनाब वो अपना ठुल कहाँ पर है, इनको चीज़ों का पता नहीं है। तो अगर शहरों को जानते होते, इलाकों को जानते होते, या इनका इंटरेस्ट होता, या इन्होंने इलेक्शन लड़ना होता। आप जाए ना वाही पांधी जाकर देखें, आप जाए ना जोही जाकर देखें, और वहाँ पर कॉलेजेस को देखें, जहाँ पर यहाँ पर दादू जैसे इलाके में यूनिवर्सिटियाँ आई हुई हैं, IBA का यहाँ पर कैंपस आया हुआ है, छोटे छोटे शहरों में यूनिवर्सिटियाँ पहुँची हुई हैं। और जाकर देखें जो ख़वातीन यूनिवर्सिटी सखर में बनी है, वहाँ जो मेडिकल कॉलेज बना है, जाकर देखें भाई वो किन शोबों में किस तरह काम कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे वकील नहीं रखा है, लेकिन जो चीज़ें हम अपनी आंखों से देखते हैं, या तो नाबीना हो तो हम ना देखें। हम तो कराची में रहते हैं ना, हम तो कराची शहर को देखेंगे। यहाँ के अगर अंडर पासेस की सूरत हाल देखी जाए, ओवरहेड ब्रिजेस जो बने हुए हैं, वो तो इस वक्त लगता है खंडर का मंजर पेश कर रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, उनकी रिनोवेशन नहीं हुई है, अब जाकर ये ठटका ठुटकी हो रही है, इस तरफ कुछ तवज्जो देने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं पीपल्स पार्टी पर सबसे बड़ा एतराज़ ये करता हूँ, सबसे बड़ा एतराज़ कि प्राइवेट प्रोजेक्ट, उधर वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि हम सर्कुलर रेलवे को बहाल कर रहे हैं। सर्कुलर रेलवे के नाम पर, जो सर्कुलर रेलवे का अपना रूट था, उसके ऊपर ये कयामत तक नहीं बना सकते। मैं आपको बता देता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने बारहा फैसले दिए, बारहा नोटिस दिए, जजमेंट दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को वजारत रेलवे ने और वफाकी हुकूमत ने जो है ताक पर रख दिया है, नहीं कर सकती। मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं कर सकती, कोई भी खड़ा हो जाए, नहीं कर सकती। नंबर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक प्राइवेट पार्टी को बनाकर एक प्राइवेट रिहायशी आबादी के लिए, नया नाज़माबाद के लिए अब ये बर्बाद कर रहे हैं। ब्लॉक जे नॉर्थ नाज़माबाद, ब्लॉक टी नॉर्थ नाज़माबाद, 14A सेक्टर नॉर्थ कराची, नुसरत भुट्टो कॉलोनी, मियाँ वाली कॉलोनी, मुजाहिद कॉलोनी, आगे तमाम की आबादियों को बर्बाद करके इनके ऊपर से प्राइवेट पार्टी अपना फ्लाईओवर लेने का मनसूबा बना रही है। और भाई ये क्या तरीका है, आपने शहर को शहर रहने देना है, ये पीपल्स पार्टी कर रही है। और पीपल्स पार्टी बददियानती के साथ कर रही है, बेईमानी के साथ कर रही है। नया नाज़माबाद का जो राह निकाला नॉर्थ नाज़माबाद में, जे ब्लॉक पूरे का पूरा ज़ाया हो जाएगा। सखेसन कब्रिस्तान में लोगों के लिए आने का रास्ता नहीं रहेगा, और पूरे का पूरा टी ब्लॉक जो है इससे इफेक्ट हो रहा है, पूरे का पूरा 14A सेक्टर इससे इफेक्ट हो रहा है। नुसरत भुट्टो कॉलोनी सारी बर्बाद हो रही है, उनकी मार्केटें चली जाएंगी, कोई चीज़ नहीं रहेगी, और ये सिर्फ उनको गुजर का रोड मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है, फ्लाईओवर बना रहे हैं जहाँ जरूरत नहीं है, वहाँ फ्लाईओवर, वो भी प्राइवेट पार्टी बना रही है कि हमारे रिहायशी इन इलाकों से गुजरे बगैर हवा में उड़ते हुए जहाज की तरह जाकर लैंड करें वहाँ पर। तो लोग तो नहीं बनने दे रहे हैं, लोग खड़े हुए हैं, लोग नहीं बनने देंगे, लोग इस पर शदीद प्रोटेस्ट करेंगे और कर रहे हैं।
लोगों ने कैंप लगाना शुरू कर दिए हैं कि अगर हमारे इलाके से इनकी मशीनरी गुजरी तो हम नहीं गुजरने देंगे। ये वहाँ पर हो रहा है और ये पूरी की पूरी बदयांती के साथ सिंध गवर्नमेंट ने और कराची की जो KMC है इसके फैसले से एक प्राइवेट पार्टी को कहा गया है कि तुम पूरे का पूरा फ्लाईओवर बनाओ ताकि तुम्हारे घरों तक जाकर तुम्हारे जो फ्लाईओवर लैंड करे और रास्ते में जो लोग हैं उनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी, पूरे घर, हर चीज जो है तबाह बर्बाद हो जाए। ये कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। शर्मनाक फैसला है जो अभी किया गया है। सही। लगाई साहब, वज़ीर आज़म ने K4 मंसूबे के हवाले से भी कल बात की है। आपको लग रहा है कि इनके दौर में इसके ऊपर कोई काम हो सकता है? इनके दौर में काम हो रहा है, बहुत पहले से भी काम हो रहा है, इनके दौर में भी काम हो रहा है। इनको ये मनसूबा पूरा करना है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन K4 का इफ्तिताह हुआ उसके 5-6 महीने के बाद मैं आपके साथ चलूँगा। कींझर ढंड, कींझर झील सूख चुकी होगी, वो पानी आए ना आए ये उसकी कीमत पर बनाया जा रहा है। जो एक सदियों से हमारे पास एक झील है वो ख़त्म हो जाएगी, इसलिए कि पानी की सप्लाई वो उतनी है ही नहीं जितनी ये डिमांड करके लेकर जा रहे हैं। और ये नया शहर बसार K4 जो है कराची के लिए जितना है वो हमें मालूम है। असल में तो ये इन्होंने आबादकारी करनी है कराची से लेकर हैदराबाद के दरमियान और बड़े बड़े मंसूबे बनाने हैं और यहाँ की आबादी को 8 करोड़ करीब ले जाना है कि यहाँ की आबादी जो है 8 करोड़ है। ये सारे मंसूबे बनने हैं। इसमें सब स्टेक होल्डर बने हुए हैं K4 के लिए ताकि जो डाउन स्ट्रीम में कोटली से नीचे पानी जाता है उसको रोक लिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए और पानी जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए। आपका ठट्ठे में समंदर होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, बदीन में आपके समंदर होगा और पानी समंदर और आपकी ज़मीन इस वक्त 10-15 लाख एकड़ ज़मीन ले चुका है और ज़मीन आपकी लेगा। ठीक है, चलें लगाई साहब, हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो कुछ जिक्र करेंगे रुझान प्रेस क्लब के सदर के भाई का, जिनको डाकुओं ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। क्यों उनको कत्ल किया गया, क्या वजूहात थी इसकी, इस पर डिटेल से बात करेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। रुझान प्रेस क्लब के सदर के भाई को डाकुओं ने बेरहमी से उसकी अपनी गाड़ी में हाथ पैर बांधकर गले में कपड़े का फंदा बनाकर मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया और हाथ पैर बंधे हुए लाश को उन्होंने राजनपुर के करीब आसनी रोड से 2 किलोमीटर दूर वीरान झाड़ियों में फेंक दिया और मकतूल कार लेकर फरार हो गए। उनका कत्ल क्यों किया गया और इतने बेरहमाना तरीके से उनको क्यों कत्ल किया गया, इस पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे रुझान से अली नवाज दानिश हमारे साथ मौजूद हैं। अली नवाज, आगाह कीजिएगा पहले तो कि ये वाकया कब का है, कैसे पेश आया और इत्तला कब तक पुलिस को मिली और क्यों कत्ल किया गया, कुछ वजूहात सामने आ सकी हैं? जी बिल्कुल, ये 8 दिसंबर की शाम को तकरीबन 3 नकाबपोश इनके घर पे आए। महबूब आलम सियाल जो हैं सदर। अस्सलाम वालेकुम, मैं शबीर लठानी ये इंटरव्यू दे रहा हूँ। जी जो उनके छोटे भाई थे उनको घर से डाकू ने आके यहाँ से रिसीव किया। उनको ये कह के गया कि हमें राजनपुर तक जाना है। वो रेंट किराए पर जो है ना वो कार चलाते थे। तो वो जो ही मतलब कोर्ट मिशन के करीब पहुंचे तो डाकू ने सफाकाना तौर पर उनके हाथ पांव बांध के उनको गाड़ी में कत्ल करके वीराने में आसनी रोड के करीब जो है ना वो जहाँ पचादी इलाका शुरू होता है वहां जाके जो है ना खुले आसमान तले उनको फेंक दिया गया। दूसरे दिन उनकी लाश जो है वहां के जो मकामी उन्होंने आके देखा तो उन्होंने 15 से रिज्यू किया। उसके बाद लड़ाकीन को पता चला कि डाकू ने इनकी गाड़ी भी इनसे छीन ली है और इनकी जान से इनको मार भी दिया है। नहीं, इसके असबाब का पता चला है कि क्या दुश्मनी का नतीजा है या डाकुओं की वारदात है या गाड़ी छीन जाना चाहते थे, आखिर क्या सबब, और फिर ये कि इतनी बेदर्दी से क्यों कत्ल किया गया है? लगारी साहब, रुझान में अगर अमन ओमान के हवाले से बात किया जाए तो रुझान सिटी में ये तीसरा मर्डर है। एक जो है ना जैद गैंग का जो सरगना था, जैद गैंग, दुलानी गैंग का सरगना, उसने आके असगर जो है ना सुमरो को उसके घर में आके कत्ल किया। दूसरा कत्ल जो है यहाँ पे MNA रियाज मजारी के जो उनके अपना जो बंगला है उनमें वो जो पनाह गुज़ीर थे उनको आके वो कत्ल किया। ये तीसरा कत्ल है। ये जो कच्चे के डाकू हैं बेलगाम। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरदार के घर में भी उन्हें पनाह नहीं मिली, उनके घर में जाकर कत्ल किया गया है, मीर बलख शेर के बेटे के घर में जाकर कत्ल किया गया? जी बिल्कुल ऐसा ही है लगारी साहब।
यहाँ पे ये तीसरा वारदात है, तीसरा कत्ल है रुझान सिटी में, तीसरा कत्ल हो रहा है। उसके बाद कोई दिन खाली नहीं है रुझान में जब डकैती की वारदात ना हो, यहाँ पे राजनी की वारदात ना हो, अगवा बरे ताबान ना हो, लोग यहाँ पे खौफ की जिंदगी गुजार रहे हैं, खौफ के साए तले जिंदगी गुजार रहे हैं। काफी लोग यहाँ से हिजरत करके चले गए हैं। अमन व अमान का जो यहाँ पे जो सिलसिला है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुका है। कानून की रेत को कच्चे के डाकू ने चैलेंज किया हुआ है। वो आए रोज शहर, इसका मतलब ये हुआ कि छोटू गैंग की खत्म करने के बाद भी यहाँ पर गैंग खत्म नहीं हुए हैं। जो छोटू गैंग की छोटू की गिरफ्तारी के बाद भी ये गैंग इसी तरह काम करें जैसे पहले काम कर रहे थे। लगारी साहब, छोटू गैंग के जो ग्रैंड ऑपरेशन किया गया था उसके बाद 2 ग्रैंड ऑपरेशन यहाँ पे हुए। ज़रब आन नाम का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद रद्दुल फारिक का ऑपरेशन हुआ, जिसमें कानून इदारों ने मुश्तरका तौर पे कार्रवाई की, जिनमें रेंजर भी उनके साथ थी। लेकिन ये है कि उनको किसी किस्म की कामयाबी नहीं हुई। डाकू जो थे उनको मजीद ऑक्सीजन मिला है। अब वो अभी ये एक और गिरोह है शबीर लठानी का। इसने आकर कहा है कि हमें आम माफ़ी दी जाए। हम इसके बारे में आपसे बाद में बात करेंगे। पहले शबीर लठानी क्या कहते हैं, हम ज़रा इसकी बात सुनें कि वो क्या कह रहा है। वो गैंग का एक सरबराह है और वो उसके जराइम के बारे में होगी, लेकिन ये बताएं कि ये सुने उसकी गुफ्तगू कि वो खुद क्या कह रहा है। जी अली नवाज, ये जो सूरत हाल है ये बता रहा है शबीर लठानी कि हमारे जो हैं कबायली झगड़े हैं इनके तनाज़ात को ख़त्म कराया जाए। और क्या ये एक तो ये कि इनके ख़िलाफ़ बहुत सी FIRs हैं जो हमारे इल्म में भी हैं कि इन्होंने जो है एक SSI खालिद गौहर को और एक साथी को इसने कत्ल किया है इस गिरोह ने। और उसके अलावा SHO उमरकोट इकबाल चांडिया पर इन्होंने हमला किया और उसको शदीद ज़ख्मी किया। और उनके साथ जो ये इधर उधर हमें नकाब पोश डाकू नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर भी बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं। तो आप ये बताएं कि ये सूरत हाल में क्या ये एक अगर वो सरेंडर करते हैं तो क्या ये छोटू गैंग की तरह ये गैंग भी अपने जराइम से बाज आ जाएगा या इसके खिलाफ कोई और इल्ज़ामात हैं? क्या इसकी सूरत हाल क्या है ये हमें बताएं। लगारी साहब, ये जो है ना इन्होंने ड्रामा रचाया हुआ है। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं, कच्चे के इंतहाई खौफ की अलामत समझे जाने वाले ये लोग हैं। जब भी इनको पता चलता है कि किसी किस्म की ऑपरेशन की तैयारियां हो रही हैं तो इस तरह का वीडियो लॉन्च कर देते हैं। आपने देखा होगा इस वीडियो में इसके साथ जो बैठा हुआ है काबिल साखानी, उसके ऊपर अपना जो है ना SHO थाना सोनमियानी, SHO थाना बंगला हनीफ गौरी के कत्ल का मुकदमा दर्ज है। पता नहीं कितने मुतअद्दिद मुकदमात में ये जो है ना पुलिस को वांटेड है। ये लोग जब की ऑपरेशन की तैयारियां हो रही हैं या लाए अमल तैयार किया जा रहा है तब जाके ये वीडियो पैगाम इस तरह, इससे कबल शायद लोन ने भी वीडियो पैगाम जारी किया था कि हमारे जो है ना कबायली झगड़े हैं, जाती दुश्मनियां हैं, जो है ना हमें रिलीफ दिया जाए, हमारी सुनवाई की जाए। ये आपने देखा है कि इसके साथ अभी जो वीडियो लॉन्च हुई है इसके साथ जितने भी सारे नकाबपोश बैठे हुए हैं, सबके सब भारी असले के साथ बैठे हुए हैं। अब ये कौन सा तरीका है? एक तो अपनी पावर शो करा रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारे पास ये जो है ना असला भी मौजूद है और हम सरेंडर भी करना चाह रहे हैं। ये सारा ड्रामा रचाया हुआ है इन्होंने। इस तरह का कोई भी मतलब जो अपराध के लिए ना तो पुलिस किसी हद तक मतलब सोच सकती है, ना ही यहाँ के मकामी सरदार, ये इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता। असल बात ये। ठीक है अली नवाज दानिश, आप हमें आपका बहुत शुक्रिया। लगाई साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी होगी अली नवाज दानिश की और इससे पहले वीडियो भी हमने प्ले की शबीर लठानी की। लगाई साहब, ये हो क्या रहा है और पुलिस कहाँ है इस सारे मामले में? पुलिस के लोग इनके मुखबिर होते हैं, इनके लोग पुलिस के मुखबिर होते हैं। और फिर ये पुलिस अगर कोई मनसूबा बना रही होती है इनको पता चल जाता है, ये कोई मनसूबा बनाते हैं तो पुलिस के मुखबिर अपने पास इतला पाने के बाद फिर उस इतला की कीमत वसूल करते हैं। इनके साथ भी और उनके साथ भी मेरे ख्याल में एक शफाफ किस्म का कोई ऑपरेशन ही इन चीज़ों को ख़त्म कर सकता है। और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी ताकतवर आदमी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे होते हैं और ये किसी न किसी के पालतू डकैत होते हैं और वो इनसे काम ले रहे होते हैं और ऊपर तक इनकी रसाई होती है और वह मालूम होता है कि इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। यानी SHO बंगला इच्छा को कत्ल कर दिया और लेकिन वो कह रहा है कि जनाब हमारी तो तनाज़ात चल रहे हैं, हमारे झगड़े चल रहे हैं। अब गौरियों के साथ लठानी का क्या कौन सा झगड़ा चल रहा होगा?
ना तो हमने ये बात सुनी है कभी, ये बिल्कुल नई बात बता रहे हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि कानून की रेट जहाँ कमज़ोर होती है, जहाँ कानून कंप्रोमाइज़ होता है, जहाँ आइन को कंप्रोमाइज़ कर दिया जाता है, जहाँ आइन कानून के दफात को कंप्रोमाइज़ कर दिया जाता है, तो फिर वहाँ पर ये जराइम पेशा लोग आगे आते हैं और पूरी सोसाइटी को यरगमाल बना जाते हैं। इससे क्या हो रहा है कि दरिया के उस तरफ बंगला इच्छा और बंगला इच्छे के साथ भूंग का इलाका और अहमदपुर लम्मा, और इधर जो है आप आगे आ जाएं जमालुद्दीन अली के साथ के करीब तमाम इलाके जो हैं यरगमाल हैं। इधर रुझान के साथ शाहबाली तक सारे का सारा इलाका जो है यहाँ यरगमाल बना रहा है। बल्कि इधर और आगे अगर शुमाल की तरफ जाएं तो कोट विठन के बाद का सारा इलाका जो है ये डाकुओं के कब्जे में है। हम ये भी समझते हैं कि इसमें बहुत से लोगों का और इंटरेस्ट भी है। जब यहाँ फसलें लोग बेचारे काश्त करते हैं, तैयार करते हैं, तो फसलों के मौके पर, कटाई के मौके पर ऑपरेशन ज़रूर होता है ताकि लोग अपनी फसलें छोड़कर भाग जाएं और ये सारी फसलें जो हैं वो सरकार संभाल जाए, डाकू संभाल जाए, पुलिस संभाल जाए, कोई भी संभाल जाए, वो जिन्होंने मेहनत करके फसलें काश्त की थी वो भाग जाएं। ये सारी सूरत है। सही। अच्छा लगाई साहब, कोयटा में अभी रिसेंटली एक गिरोह पकड़ा गया है, हिदायत खिलजी नाम का एक बंदा, जो कि लड़कियाँ जो कि नौकरी की तलाश में घरों से बाहर निकलती थी, उनकी वीडियोस बनाता था, नाजेबा वीडियोस, और उसके बाद उनको ब्लैकमेल भी करता था। 2 से 3 लड़कियाँ तो सामने भी आई हैं और उन्होंने अपने बयानात भी कलमबंद किए हैं और हिदायत खिलजी को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन ये एक पूरा ज़ाहिर गिरोह है, एक बंदा तो नहीं होता, इसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। तो अभी आप क्या समझते हैं कि इसमें आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? देखें, इस तरह के गिरोह के लोग पकड़े गए कई जगहों पर, कराची में भी ऐसा हुआ था और शहरों में भी ऐसा हुआ। और ऐसी जो हमने पुलिस की तरफ से खबरें सुनी थी, दी गई कि जनाब वीडियो बनाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, वो इन्होंने शेयर भी की थी लोगों के साथ कि देखें जनाब ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये उनके साथ ये उनकी वीडियो बनाई जा रही है और वीडियो से ये नतज आ रहे हैं। फिर जिन लोग लगे, हमने उन लोगों को देखा कि वो आज़ाद घूम रहे हैं, ये जो कुछ अब हो रहा है वो बिल्कुल पकड़े गए होंगे, लेकिन बाद में पैसा चलेगा, असर रसूख चलेगा, दौलत चलेगी और डंडा चलेगा और सरकार का जो है वो बड़े लोग आ जाएंगे और पुलिस जो है वो फिर कंप्रोमाइज़ करेगी। खुद पुलिस जान छुड़ाने के चक्कर में होगी कि हम कैसे इससे जान छुड़ाएं, तो ये सारे का सारा इस पर मिट्टी डाल दी जाएगी और ये जराइम पेशा लोग इसी तरह जराइम करते रहेंगे। ये अफसोसनाक बात है। मुझे लोगों को और माशरे को नहीं डराना चाहिए, लेकिन मुझे इंतहाई दुख से, इंतहाई तकलीफ से यह कहना पड़ता है कि हम लोगों को जानते हैं कि जो इस तरह के जराइम पेशा इक़दामात करते रहे हैं, वारदातें करते रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता। बिल्कुल ठीक है लगाई साहब, मुझे और नाज़रीन, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करेंगे, साथ रहिएगा। नाज़रीन, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया और मुख्तलिफ दिलचस्प सेशंस और खिताबात का सिलसिला जारी है। लगाई साहब, आपका भी कल सेशन था और आप तो वैसे भी हमेशा इस बारे में बात करते हैं कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, आर्ट को प्रमोट करना चाहिए, तो कैसा लग रहा है आपको ये आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस? ख्याल में 2 दिन की जो कार्रवाई हुई है अब तक, आज तीसरे दिन की कार्रवाई चल रही है। पहले दिन जो इफ्तिताह हुआ, फिर फैज़ पर बात हुई, फैज़ को सुना गया, वो सारे का सारा एक बहुत ही ज़्यादा बहुत दिलचस्प था और लोगों ने बहुत उसको सुना। बल्कि इफ्तिताही तकरीब में अहमद शाह की तकरीर को और सैयद मुराद अली शाह की तकरीर को सुना गया। बाज़ लोगों ने उसको कहा कि ये पीपल्स पार्टी का शो है या आर्ट्स काउंसिल का, तो चीफ मिनिस्टर पहले कभी नहीं आते थे और उन्होंने ये कहा भी, उन्होंने कहा है कि मैं इस पर कुछ ठप्पा नहीं लगाना चाहता हूँ कि ये आर्ट्स काउंसिल हम चला रहे हैं, या हमारे एक आज़ाद इदारा है और आज़ादाना तौर पर काम कर रहा है, और वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने आर्ट के सिलसिले में बहुत अच्छी बातें की थी। अहमद शाह की तकरीर बहुत शानदार थी। अगले रोज़ बड़े अहम जो हैं तकरीबात हुई हैं, ख़ास तौर पर एक तो ये हुआ कि उर्दू किताबें, शायरी की और अफसानों की, इन ऐसी किताबों की इनॉग्रेशन हुई और बड़े अदब के बड़े लोग जो हैं वो आए और उन्होंने वो किया। शेख हयाज पर एक ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू का एक सेशन था और उस सेशन को कासिम बुघियो साहब जो हैं उसको मॉडरेट कर रहे थे और उसमें जामी चांडियो थे और महताब अकबर राशिदी थी और हारिस खलीक थे। हारिस खलीक बहुत उभरते हुए शायर और जिन्होंने बहुत जल्द, लोगों को ज़िंदगियां लग जाती हैं, लोगों को तस्लीम नहीं किया जाता है, लेकिन हारिस खलीक जो हैं वो लिख दिए गए हैं।
वो ऐसे शायर हैं कि जिनको हर कोई जानता है। और शेख अयाज़ पर जो गुफ्तगू हुई वो बहुत परमग़ज़ गुफ्तगू थी। उसके बाद सराइकी अदब के 74 साल पर गुफ्तगू थी, उसमें सादिया कमाल उसको मॉडरेट कर रही थी। उसमें गुफ्तगू में मैं मौजूद था, जावेद चांदी डीन हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के, वो मौजूद थे, और साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, जुडिशल अकेडमी के डायरेक्टर हैं हफीज़ खान साहब, वो मौजूद थे। वो बड़े नावल निगार हैं, उन्होंने जो है वो अहम नावल लिखे हैं। और शाह जतोई हमारे ब्यूरो चीफ ये मौजूद थे। और हमारे एक बड़े शायर जो हैं सराइकी के, भारत से भी गालिबन कुछ लोग आए थे जी, भारत से भी कुछ लोग गालिबन नहीं, भारत से गुलजार आए ना, लोग तो गुलजार को मिलने को देखने के लिए बहुत बेताब थे। फिर गुलाम मोहिउद्दीन ने अपनी प्रेजेंटेशन दी। हमारे शायर सराइकी के अशू लाल फ़कीर वो आए और उन्होंने कमाल कर दिया, नज़में सुनाई। तो फिर मुशायरा नौजवानों का हुआ। आज जो है वो आर्ट्स काउंसिल वाले जो प्रोग्राम में जाना चाहते हैं वो ज़रूर सुन लें कि आज जो है वो बैनुल-अक़वामी उर्दू मुशायरा हो रहा है और बड़े शायर आ रहे हैं। इफ्तिखार आरिफ को आप देखेंगे, और हमारे अहद के जितने बड़े शायर हैं, अनवर शऊर हैं और बड़े बड़े शायर हैं, वो आज सारे मौजूद होंगे और आप उनको देखेंगे। साबिर ज़फ़र को सुनेंगे और बहुत से और शायरों को भी सुनेंगे। तो मुशायरा भी आए आज, और इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं, मौसीकी के प्रोग्राम हो रहे हैं, बड़े सेमिनार्स हो रहे हैं बलूची अदब पर, सिंधी अदब पर, पश्तो अदब पर, पंजाबी अदब पर, इस पर बात, सराइकी अदब पर, इन पर बातें हो रही हैं, इज़हार ख़याल किया जा रहा है। और उर्दू अदब पर, तमाम ज़ुबानों के अदब पर, बड़ी ज़ुबानों के अदब पर गुफ्तगू हो रही है। और अगर कोई छोटी ज़ुबान कोई नहीं होती है, लेकिन कम लोग जिसको बोलते हैं, अगर वो लोग भी जाते हैं तो आर्ट्स काउंसिल उनको स्पेस देता है, उनको जगह देता है और उनको कहता है कि ठीक है, आप अपना इजहार करें और आप स्पेस लें और आप जो कहना चाहते हैं कहें। मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा अहम इदारा है जो शहर को बल्कि मुल्क भर के लिए एक मिसाल है, वो एंटरटेन कर रहा है। तो लगाई साहब, कितना ज़रूरी है कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होती रहा करें, क्योंकि बहुत सारी आजकल की नौजवान नस्ल जो है वो तो इंटरनेट के ऊपर अगर ये काम जो यहाँ हो रहा है कराची में, जो काम आर्ट्स काउंसिल और अहमद शाह कर रहे हैं, अगर यही काम लाहौर में हो, रावलपिंडी में हो, इस्लामाबाद में हो, अगर यही काम जो है फैसलाबाद में हो, हैदराबाद में हो, सक्खर में हो, लाड़काना में हो, और इसी तरह पेशावर में हो, कोयटा में हो, डरा इस्माइल खान में हो, बन्नू में हो, सवात में हो, तो आपको लगेगा कि एक नई बहार आ रही है। पूरे मुल्क के अंदर लोग शेर सुन रहे होंगे, लोग गुफ्तगू सुन रहे होंगे, शायरी सुन रहे होंगे, आपका नैरेटिव दूसरा बन रहा होगा। ये जो इंतहा पसंदी का नैरेटिव है, एक खुदा मैं अल्लाह माफ़ करे, एक तकरीर मौलवी साहब की चलाई जा रही है, मैं तो सुन नहीं सकता हूँ कि वो कद्दू का सालन रखा गया और बेटे ने कहा कद्दू मुझे पसंद नहीं है, वो गया और जाकर उसने तलवार उठाई और बेटे को कत्ल कर दिया और कहा कि नबी करीम तो कद्दू पसंद करते, तो तू कद्दू को ना पसंद करता है, मैं तुझे नहीं करना चाहता हूँ, तू जिंदा ही नहीं रहने के काबिल है। ये तकरीर मौलाना कर रहे हैं या लोग सुन रहे हैं। अल्लाह के वास्ते इस तरह की चीज़ों को बंद करें, लोगों को शायरी सुनने दें, लोगों को मौसीकी सुनने दें, लोगों को रहमान बाबा सुनने दें, लोगों को खशाल खां खटक सुनने दें, लोगों को बुल्ले शाह सुनने दें, लोगों को शाह लतीफ़ सुनने दें, लोगों को जाम दुरक सुनने दें, लोगों को मस्त तवक्कली सुनने दें, मौलाना उनको लोगों को जो है बाबा बुल्ले शाह सुनने दें, ख्वाजा गुलाम फरीद सुनने दें, लोगों को अपनी तहजीब के साथ मुंसलिक करने दें, ताकि लोग जो हैं खूबसूरती के साथ अपने, और फिर वो नो डाउट मीर को सुनने दें, गालिब को सुनने दें, मोमिन को सुनने दें, दाग को सुनने दें, हमारी आतिश, हमारे बड़े शायर हैं, जॉन एलिया को सुनने दें। अब जो जिंदा बैठे हुए हमारे साथ अपने अहद के बड़े शायर, उन्हें तो सुनने देना यार। हम उनको रूबरू देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं इफ्तिखार आरिफ को, हम देखना चाहते हैं अनवर शऊर को, जो हमारे अहद के नुमाइंदा शायर हैं, हम उनके साथ साबिर ज़फ़र को देखना चाहते हैं। ये लोग हमारे सामने होंगे, आप इन लोगों को चेहरों को दिखाएंगे, आपका वो नैरेटिव कमज़ोर होगा जिसने मुल्क को यरगमाल बना रखा है और जो सिर्फ कत्ले आम और कत्ल गारत गरी की बात करता है। बिल्कुल ठीक है, चलें लगाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमसे इतना ही, अब कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह ने के पास।